हेलो फ्रेंड्स, जीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट आज बायोलॉजी में आज काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट सीखते हैं, ऊतक। ठीक है, ऊतक में काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट आज हम बताने वाले हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए यथाशीघ्र हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ऊतक पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊतक का परिभाषा जान लेते हैं। ऊतक को मतलब ऊतक कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऊतक को परिभाषा में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा यहाँ जान लेंगे कि समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, नंबर 1 है ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अब याद रखिएगा, ऊतक का अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बीपीएससी टीआरई में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी जीडी जो भी पेपर्स होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी का जनक आपसे पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा क्या, मालगिरी। उनका नाम क्या था, मालगिरी नाम था। ठीक है, अगला आपका फैक्ट है कि सर्वप्रथम ऊतक का विकास, सबसे पहले ऊतक का विकास किसमें देखा गया था? तो एक सिलिडेट्रा संघ के जीव होते हैं जिनका नाम है हाइड्रा जेलीफिश। क्या नाम है? सिलिडेट्रा संघ के जीव होते हैं, उसका मतलब वो जीव का नाम है हाइड्रा जेलीफिश। ठीक है, तो पेपर में पूछ लेता है कि ऊतक का विकास सबसे पहले किस संघ के जीव में हुआ था? तो आंसर आपका लिखना होगा सिलिडेट्रा। किस जीव का नाम? तो नाम का बताइएगा, हाइड्रा जेलीफिश। ठीक है, चलते हैं आगे। ऊतक के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक होता है और एक होता है आपके पादप ऊतक। ठीक है, एक जंतु ऊतक होता है और एक होता है पादप ऊतक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जंतु ऊतक के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है आपका संयोजी ऊतक, दूसरा का नाम होता है तंत्रिका ऊतक, तीसरा का नाम होता है पेशीय ऊतक और चौथा का नाम होता है उपकला ऊतक। ठीक है, ये जंतु ऊतक में 4 ऊतक पाए जाते हैं। आते हैं पादप ऊतक में। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। एक होता है अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आपका शीर्ष वियोजोतक, दूसरा पार्श्व वियोजोतक और तीसरा होता है अंतर्वेशी वियोजोतक। ठीक है, और आपका होता है अस्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सरल ऊतक, दूसरा का नाम है जटिल ऊतक। फिर इनका भी प्रकार होते हैं। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदुतक ऊतक, एक दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है जाइलम ऊतक, एक का नाम है फ्लोएम ऊतक। और इन तमाम जितने प्रकार हैं उनको क्या करेंगे, बारी बारी से हम क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए फटाफट पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं इसके ऊतकों के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं हम। सबसे पहले ऊतक के 2 प्रकार थे, एक जंतु ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। ठीक है, सॉरी, जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक। सबसे पहले हम जंतु ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम पादप ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके, जंतु ऊतक के साथ। तो जंतु ऊतक के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? जंतु ऊतक के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ये बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, या हम उसको अंग्रेजी में एडिपोज के ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं संयोजी ऊतक कहते किसे हैं।
तो संयोजी ऊतक के बारे में जान लेंगे कि संयोजी ऊतक जो होता है वह शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि शरीर के जितने भी अंग होते हैं उसको जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा ऊतक करता है, संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, जैसे हड्डियों को जोड़ता है, जहाँ भी हड्डी जुड़ी होती है तो पूछता है कि हड्डियों के जुड़ने से जहाँ हड्डियाँ जुड़ती है वो किस ऊतक के कारण जुड़ती है, तो आपका आंसर निकल के आता है संयोजक ऊतक के कारण क्या होता है, हड्डियाँ जुड़ती हैं। अगर आपके शरीर में ब्लड है तो किसके कारण आपके ब्लड जुड़ी हुई है, तो संयोजी ऊतक के कारण ही ब्लड क्या हुई, जुड़ी हुई है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख डाला है, अस्थि, रक्त, लसिका, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। संयोजी ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों का करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अस्थि, रक्त, लसिका। ठीक है, नोट में एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, याद कर लीजिएगा। अस्थियां जो होती हैं वह तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। पूछता है कि अस्थियां जो होती हैं किस ऊतक की बनी होती हैं, तो आप बताएंगे कि तरल संवहन ऊतक की क्या होती हैं, बनी होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आगे चलते हैं, संयोजी ऊतक हो चुका है, अब आपको चलते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं, तो तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क में क्या होता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है वो मस्तिष्क में क्या होता है, बनता है। ये पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि मस्तिष्क में कौन सा ऊतक बनता है, पूछेगा आपसे कि मस्तिष्क में कौन सा ऊतक बनता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा तंत्रिका ऊतक बनता है। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। अगर यदि कोई आपसे एक गिलास पानी मांगता है तो आपकी अगर सूचना अगर आपके माइंड में जाता है एक गिलास कोई पानी मांगा है और सारी सूचना आपके आदान प्रदान होता है, तो वह किस ऊतक के कारण होता है, तंत्रिका ऊतक के कारण होता है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि तंत्रिका ऊतक कहाँ बनता है, तो मस्तिष्क में बनता है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, अगला हमारा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशीय ऊतक कहाँ बनता है, तो मांसपेशियों में बनता है। पहले बात याद रखेंगे कि पेशीय ऊतक कहाँ बनता है, तो मांसपेशियों में बनता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की रक्षा करना। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस पेशीय ऊतक किसे कहते हैं, तो ये पेशीय ऊतक जो होता है मांसपेशियों में बनती है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप याद रखेंगे कि शरीर की रक्षा करने का मुख्य कार्य होता है। पूछेगा कि पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तीसरी बात आप जान लीजिएगा क्या है, 1 2 3, चौथा आप यहाँ पर पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, उपकला या एडिपोज ऊतक। इसका क्या होता है कि ये त्वचा में बनता है। उपकला ऊतक कहाँ बनता है, पूछेगा कि त्वचा में कौन सा ऊतक बनता है, तो आप बताएंगे कौन सा ऊतक बनता है, उपकला ऊतक बनता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वसा को संग्रहित करता है। वसा मतलब जो देखे होंगे मोट आदमी जो होते हैं उनके शरीर के अंदर जो होता है उपकला ऊतक क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है त्वचा के अंदर क्या करता है, उपकला ऊतक का निर्माण होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वसा को संग्रहित करता है। वसा मतलब फैट, चर्बी। जैसे मोटे आदमी के जो होता है जिनका तोन जो होता है बड़ा बड़ा मतलब निकल जाता है, बॉडी ज़्यादा फूल जाती है, तो समझिए कि उनके बॉडी के अंदर कौन सा ऊतक की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो उपकला ऊतक की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपको नोट में यहाँ पर लिखाए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए नोट, कि बुढ़ापे में अगर वसा की कमी मतलब उपकला की कमी, वसा की कमी मतलब उपकला की कमी, यदि आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो आपके शरीर में उपकला के ऊतक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उपकला की कमी हो जाती है तो आपके चेहरे पर क्या आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। यदि आप बचपन के आपके फ़ोटो होंगे तो उसको देखिएगा, कभी आप यंग हो गए होंगे तो उसका फ़ोटो देखिएगा, और कभी आप बूढ़े हो गए होंगे तो अपना फ़ोटो देखिएगा। इस तीनों तस्वीरों में अहम भूमिका हमारी निभाती है चेहरे पर या बॉडी पर कौन, उपकला ऊतक। बचपन में शरीर में उपकला ऊतक ज़्यादा होता है तो अच्छा शरीर दिखता है। यंग हम जब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में उपकला ऊतक होता है तो हमारे शरीर और अच्छी दिखती है। लेकिन यही बुढ़ापे में जब यह उपकला ऊतक खत्म हो जाती है, मतलब वसा की कमी हो जाती है, तो चेहरे पर झुर्रियाँ क्या होती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। हमारी चमड़ा जो होता है सिकुड़ कर क्या होता है, मुरझा जाता है और हमारे चेहरे पर क्या होती है, झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, तो पूछेगा कि चेहरे पे झुर्रियाँ किस ऊतक के कारण आ जाती है, तो आप बताएंगे उपकला ऊतक के कारण क्या होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम चलते हैं पादप ऊतक के दिशा में। चलिए फटाफट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम आगे। आगे जो है शेष आपको अभी बताएं कि ऊतक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं।
एक जंतु ऊतक होते हैं और एक आपके पादप ऊतक होते हैं। ठीक है, जंतु ऊतक के बारे में हम जान लिए कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के थे। संयोजिक में अभी आपको बहुत सारे चीज़ बताएं, तंत्रिका में बता दिए, आपके उपकला ऊतक में बता दिए, और आपका एक और है पेशीय ऊतक में बारे में बता दिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट था, वो सब आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अब आपको चलते हैं आपके पादप ऊतक के बारे में। तो पादप ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम अस्थाई के बारे में जान लेते हैं कि अस्थाई ऊतक होता क्या है। तो अस्थाई ऊतक जो होता है कि विभाजन की क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है। ये कोई पूछता है कि अस्थाई ऊतक क्या कहलाता है, तो ये जो होता है परिभाषा इसकी कि विभाजन जो होते हैं उसकी क्षमता में क्या करती है, सदैव वृद्धि रखती है, उसे अस्थाई ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक शीर्ष होता है, एक पार्श्व होता है और एक अंतर्वेशी होता है। ठीक है, इस तीनों के बारे में हम जान लेते हैं फटाफट कि शीर्ष विभोजक ऊतक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले आप जान लेंगे कि पौधे को ऊपर ले जाती है। पौधे को ऊपर ले जाने का मतलब होता है कि पौधे में सदैव वृद्धि करती है। तो वह किस ऊतक के कारण? तो शीर्ष ऊतक के कारण क्या होता है कि पौधे को ऊपर की तरफ वृद्धि सदैव रखती है। अच्छा, ये जो वृद्धि होती है वह किसमें प्राप्त होती है, किसमें पाई जाती है? तो जड़ और तना में क्या होती है, पाई जाती है। पूछता है कि जड़ और तना में कौन सा ऊतक पाई जाती है, तो आप बताएंगे कौन? शीर्ष ऊतक क्या होता है, पाया जाता है। देखते हैं, जड़ भी क्या करती है, वृद्धि करती रहती है, नीचे की तरफ वृद्धि करती है, और तना क्या होता है, ऊपर की तरफ वृद्धि करती रहती है। ठीक है, अच्छा चलते हैं अगले दूसरा में पार्श्व विभोजक ऊतक के बारे में जान लेते हैं कि यह पौधे की आयाम तथा चौड़ाई में वृद्धि करती है। ये जो शीर्ष वाले बात है वो सिर्फ लंबाई में वृद्धि करती है, लेकिन पार्श्व विभोजक ऊतक जो होता है वो उसकी चौड़ाई में वृद्धि करती है। मतलब मोटाई जितनी मोटा होगा वो किस ऊतक के कारण होती है, तो पार्श्व के कारण होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अंतर्वेशी विभोजक ऊतक के बारे में कि ये जो होता है सेम टू सेम किसके जैसे होता है, तो शीर्ष विभोजक ऊतक के कारण होता चाहिए, समान होती है। यहाँ ध्यान लिख दीजिए, नंबर 1 लिखे हैं अंतर्वेशी विभोजक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे शीर्ष विभोजक ऊतक के समान का करती कार्य करती है। अच्छा, इसमें जान लीजिए कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ छोटी छोटी जगहों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उससे क्या करते हैं, जानवर खा जाते हैं। जैसे पत्तियों के भाग का करते हैं, तना के साथ क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और जब जानवर उसे खा जाते हैं तब पुनः धीरे धीरे क्या कर लेता है, विकास कर लेता है। जैसे घास जो होता है जानवर का करते खा जाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे विकास हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो ये होता है आपके अंतर्वेशी विभोजक ऊतक। ठीक है, चलिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट निकालिए, उसके आगे बताते हैं। चलिए फटाफट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फटाफट अब आगे देखते हैं। अभी आपको हमने बताया क्या कि ऊतक जो पादप ऊतक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। ठीक है, आपने अस्थायी देख लिया, अब चलते हैं अस्थायी ऊतक में। अस्थायी ऊतक जो होता है कहता है कि इसमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ज़्यादा नहीं वृद्धि करती है, कम वृद्धि करती है, अर्थात इसकी विभाजन क्षमता क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से यदि कोई पूछता है कि अस्थायी ऊतक क्या होता है, तब बताएंगे कि इसमें विभाजन की क्षमता जो होती है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ज़्यादा नहीं वृद्धि करती है। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जस्ट यहाँ पर ध्यान देंगे कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान देंगे, पूछेगा कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि अस्थायी ऊतक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हमारा होता है सरल ऊतक, दूसरा होता है जटिल ऊतक। हमारा पहला नाम है सरल ऊतक और दूसरा का नाम है जटिल ऊतक। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले जटिल ऊतक, सरल ऊतक के बारे में जान लेते हैं कि सरल ऊतक क्या होता है। तो सरल ऊतक में सबसे पहले जान लें कि इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल सरल होती है। पहली बात आप जान लेंगे कि सरल ऊतक की संरचना जो होती है बिल्कुल कैसी होती है, सरल होती है, और ये बिल्कुल अधिक कार्य नहीं करती। अभी बताया ना कि इसकी विभाजन क्षमता क्या होती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ज़्यादा नहीं कार्य करती है, बिल्कुल बहुत कम कार्य करती है। इसीलिए संरचना कैसी होती है, सरल होती है। तो कोई पूछता है कि सरल ऊतक किसे कहते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है, सरल होती है, और इसे अधिक कार्य नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सरल ऊतक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दृढ़ ऊतक, दूसरा स्थूल ऊतक और तीसरा आपका दृढ़ ऊतक। यहाँ मृदु ऊतक
स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तीनों के बारे में जान लेते हैं कि मृदु ऊतक क्या होता है। तो पहले जान लेंगे मृदु ऊतक के बारे में कि पौधे की छाल के निर्माण में इसका सहयोग होता है। जो पौधे के जो छाल बनते हैं, कभी कभी औषधि के रूप में लोग छाल क्या करते हैं, निकाल कर क्या करते हैं, उसे जूस बनाकर पी जाते हैं। वह जो होता है किस ऊतक के कारण होता है, मृदु ऊतक के कारण क्या होता है, पौधे की छाल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पूछता है पेपर के अंदर कि पौधे की छाल किस ऊतक के कारण होता है, तो उसमें कौन सा ऊतक मिलता है, तो मृदु ऊतक होता है। अच्छा, उसके बाद स्थूल ऊतक। तो स्थूल ऊतक जब पत्ती, फूल और फल जो बनते हैं, पत्ती, फूल और फल के जो उसका वृंत बनते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर वृंत बनते हैं, तो वह क्या होता है कि स्थूल ऊतक के कारण क्या होता है, बनते हैं। अगला हमारा है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक में क्या होता है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दृढ़ ऊतक जो होता है, जैसे फल होते हैं, उस फल में कठोरता कौन लाता है, दृढ़ ऊतक लाता है। कोई पूछता है कि फल में कठोरता कौन सा ऊतक लाता है, तो आप बताएंगे दृढ़ ऊतक के कारण क्या होता है कि फल में दृढ़ता आ जाती है, अर्थात कठोरता आती है। इसीलिए फल की छालें क्या होती है, बनती है। तो फल में जो छाले बनते हैं वो किस ऊतक के कारण बनते हैं, तो दृढ़ ऊतक के कारण बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताया था एग्जाम्पल इसका, आप इसका एग्जाम्पल आप जान लीजिएगा। जैसे नारियल, जैसे आप जान लीजिएगा नारियल। नारियल जो होता है, नारियल के नारियल नारियल आप जान लिए, श्रीफल, 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 अखरोट। आप अखरोट खाए होंगे, देखे होंगे कितना स्ट्रांग होता है, उसके जो छाले होते हैं कितने स्ट्रांग होते हैं अखरोट। चाहे आप श्रीफल खाए होंगे, उसका जो ऊपर का जो सतह होता है कितना स्ट्रांग होता है। चाहे नारियल भी खाए होंगे, तो नारियल के ऊपर के भाग जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो किस ऊतक के कारण वह स्ट्रांग होता है, तो आप बताएंगे कौन सी, दृढ़ ऊतक के कारण क्या होता है, फलों में कठोरता आ जाती है। जो फल में जो छाले होते हैं वह उसमें कठोरता किसके कारण आती है, दृढ़ ऊतक के कारण आती है। चलिए फटाफट इसका आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक आखिरी आपका पॉइंट बच जाएगा जटिल ऊतक। ठीक है, चलिए फटाफट बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं। अब आखिरी पॉइंट आपका है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मालूम हो चुका है कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। ठीक है, तो आपका अस्थायी ऊतक में, सरल ऊतक के बारे में बहुत सारे हमने फैक्ट बता दिया। अब चलते हैं आपके आखिरी की ऊतक है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे सरल ऊतक में हमने बताया कि इसकी संरचना जो होती है बिल्कुल सरल होती है और वह अधिक कार्य नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हमने बताएंगे आपको कि जटिल ऊतक में संरचना जो होती है वह जटिल अर्थात कठोर होती है। पहली बात जान लेंगे जटिल ऊतक क्या होता है, तो जिसकी संरचना कैसी होती है, जटिल या कठोर होती है। और यह क्या होता है, अधिक कार्य करती है। इसमें जटिल ऊतक जो होती है काफ़ी अधिक कार्य करती है, कम कार्य नहीं करती, बहुत अधिक कार्य करती है। जटिल ऊतक जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम होता है, दूसरा होता है फ्लोएम। चलिए जाइलम के बारे में जान लेते हैं कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य होता है कि जल एवं खनिज का परिवहन करता है। जो जमीन के अंदर जल होता है उसे खींचकर क्या करता है, पेड़ों के प्रत्येक भाग में क्या करता है, भेजने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, और खनिज, जो जमीन के अंदर जो खनिज हमने मान लेते हैं कोई मतलब यूरिया डाल दिए, डाई डाल दिए, जिंक डाल दिए, तो उसकी जो खनिज होती है उसे खींचकर ऊपर ले जाने वाला काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, दूसरी कि ये जड़ तथा तना में पाई जाती है। जाइलम ऊतक कहाँ पाई जाती है, जड़ में। जड़ में क्या करता है, खींचने कार्य करता है, और तना में क्या करता है, खींचने कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल और खनिज का क्या करना, परिवहन करना। और ये ऊतक जो कहाँ पाई जाती है, जड़ और तना में क्या होती है, पाई जाती है। तीसरी पॉइंट आप जान लीजिएगा कि जाइलम को दारू के नाम से जानते हैं। एक दूसरा नया नाम जान लीजिएगा, जाइलम को एक नया नाम होता है दारू। ठीक है, दारू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए नोट में नंबर 1 आप याद रखिएगा कि जाइलम पर पड़े वलय, जो पेड़ आप देखे होंगे और पेड़ पर जो वलय होते हैं, जो छाले बने होते हैं, वो छाले जो होते हैं वो गिन कर पेड़ की आयु क्या करते हैं, बताते हैं। जाइलम पर पड़े वलय को क्या करते हैं, गिन कर हम उसकी उम्र क्या करते हैं, बता देते हैं। दूसरा नोट आप याद रखेंगे कि 10 वर्ष में एक छाला बनता है। जब 10 वर्ष बीत जाता है तब जो है कि एक छाले का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर आप चलते हैं ये जाइलम के बारे में इतनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा बना भोज्य पदार्थ को क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे यहाँ पे जाइलम क्या करता है, जल और खनिज को परिवहन करता है, लेकिन यहाँ फ्लोएम जो होता है जो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या करता है, भोजन पदार्थ बना होता है उसे क्या करता है जी, उसे परिवहन करता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे नोट में कि जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं वह संवहनीय ऊतक कहलाते हैं। ये कौन से ऊतक के अंतर्गत आते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं संवहनीय ऊतक के अंतर्गत आते हैं, या उसे हम संवहनीय ऊतक भी हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा आपके ऊतक में। जो भी इसमें आपको ऊतक में मतलब आपको जो भी खामियां आपको दिखाई दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में, अगले टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।